नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैसे बजट 2023 कर रहा है विकलांग व्यक्तियों की उपेक्षा। विकलांग रजिस्टर वाहनों की मदद के लिए सरकार ने नियमों को बनाया आसान। दोस्तों, रूबरू होंगे एक छोटे डच वाहन के साथ। सुनेंगे एनएफबी के 3 जॉब अलर्ट्स। डाबोलिम हवाई अड्डे के कर्मचारी व्हील चेयर की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए यात्रियों से वसूल रहे हैं 4000 रुपए। पुणे में 1200 विकलांगों को घर पर मिले प्रमाण पत्र। एक स्वीडिश कपल ने लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लड़के को लिया गोद। जल्द ही दिव्यांगजन अपने नाम पर ही रख सकेंगे वाहन। दिल्ली के पालम में क्रिकेट ग्राउंड पर साइन बोर्ड, कोई पालतू जानवर नहीं, क्रिकेट ग्राउंड पर व्हील चेयर की भी अनुमति नहीं। साइन बोर्ड पर जताई जा रही है तीव्र नाराजगी। विकलांगता कार्यकर्ता है नाराज। व्हील चेयर के लिए मनमोहन जी की राज्यसभा की अंतिम पंक्ति में शिफ्ट होने पर। दिव्यांग लड़की के पैरों से एलईडी बल्ब बनता देख आनंद महिंद्रा ने कहा, मेरा देश बदल रहा है। वीडियो हुआ वायरल। दक्षिण कोरिया में 8 विकलांग बच्चे दिखाएंगे अपना दमखम। दिल्ली एलजी ने दी है मंजूरी। बिहार सरकार ने बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जानेंगे कैसे उठाए योजना का लाभ। यूपी के एक जिले में 2661 शहरी दिव्यांग है लापता। पैसे देने के लिए हो रही है तलाश। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years
to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. जिनके बलिदानों ने यह शुभ दिन आज दिखाया, हृदय द्रवित है हाय उन्होंने कुछ भी न देख पाया। जी हाँ, देश के शहीदों को ये शीतल छाया प्रदान करें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का सुनहरा अवसर पाएं। कार्यक्रम ऑनलाइन कवि सम्मेलन शब्द प्रणाम शहीदों के नाम, दिनांक 14 फरवरी 2023। मुख्य अतिथि शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर राकेश शर्मा। आकर्षण हास्य कवि शंभू शिखर जी। और कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे पद्मश्री तिलक गीताई जी, एक्टर सत्यकाम आनंद जी और कई दिग्गज व्यक्तित्व। तुरंत रजिस्टर करें, शब्दों द्वारा अपना काव्य कौशल प्रस्तुत करें और पुरस्कार पाएं। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं दशांश द्वारा संचालित अखिल भारतीय साहित्य प्रसार मंच। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स हैं रेडियो उड़ान, यूट्यूब पार्टनर्स रोज का डोस। शब्द प्रणाम शहीदों के नाम। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं आरजे गौरी और अब बिना कोई समय गवाए आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। सुनते हैं आज की पहली खबर, जो है बजट 2023 के बारे में। निर्मला सीतारमण जी के बजट की घोषणा के बाद से ही कई जगहों पर 2023 के बजट के बारे में कहा जा रहा है कि ये विकलांग व्यक्तियों की उपेक्षा तथा निंदा करता है। विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच NPRD ने अपने प्रेस के बयान में कहा है कि सरकार के 7 प्राथमिकता वाले सप्तऋषि दृष्टिकोण के शीर्ष पर समावेशी विकास के अधिकार के साथ समावेशी भारत की बयानबाजी के बावजूद भी विकलांग व्यक्तियों को बजट द्वारा उपेक्षित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि NPRD विभिन्न राज्यों में सदस्यता आधारित सहयोगियों के साथ एक क्रॉस विकलांगता फाउंडेशन है, जो वकालत और नीतिगत हस्तक्षेप के मुद्दों को उठाता है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ता है। NPRD के बयान में आगे कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में केवल 1% की वृद्धि इस बार हुई है, जबकि ये रेखांकित किया जाना चाहिए कि 2022-23 के लिए आवंटित राशि 196 करोड़ रुपए से कम रही है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जो योजना बनाई गई है, इसके लिए जो राशि आवंटित की गई थी वो पिछले साल थी 240.39 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार के बजट में आश्चर्यजनक रूप से इसे 90 करोड़ रुपए से घटा दिया गया है और अब ये राशि बन चुकी है 150 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसी बात को लेकर कई जगहों पर 2023 के बजट के साथ नाराजगी जताई जा रही है। दोस्तों, अब खबर है नई दिल्ली से। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे विकलांग लोगों के स्वामित्व वाले वाहनों को दिव्यांग जन की स्वामित्व की श्रेणी के तहत पंजीकृत करें और इन लाभों को विस्तारित करने के लिए केवल नए और अनुकूलित वाहनों पर जोर देने के बजाय आवश्यक कर लाभ प्रदान करें। अब जो ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनके पास खुद का वाहन है तथा ड्राइवर को किराए पर वे लेते हैं, उन्हें दिव्यांग जन श्रेणी के अंतर्गत वाहन पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये वाहन दिव्यांग जन श्रेणी के तहत दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किया जा सकता है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया था
कि कैसे राज्य पंजीकरण अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। पहले इनको दिव्यांग जन इस कैटेगरी के रूप में दर्ज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें जीएसटी और सड़क कर लाभ से वंचित रहना पड़ रहा था और राजमार्गों पर टोल का भुगतान करने में भी उन्हें छूट नहीं मिल पा रही थी। मंत्रालय ने अब कहा है कि राज्य सरकार इसके तहत आवेदन को मना नहीं कर सकती है। इन शर्तों में एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जो वैध लाइसेंस वाले ड्राइवर को काम पर रख सकता है। दूसरा, एक दिव्यांगजन एक नया वाहन खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता और एक बार जब वो अपने नाम पर वाहन पंजीकरण कर ले या आवेदन कर ले तो इसे दिव्यांगजन के स्वामित्व वाली श्रेणी के तहत पंजीकृत किया जाएगा। तीसरी शर्त है कि वाहन मालिक के शारीरिक रूप से अक्षम होने और फिर स्वामित्व श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन करने की जरूरत होगी। उस स्थिति में भी पंजीकरण अधिकारियों को स्वामित्व श्रेणी को दिव्यांगजन में ही बदलना होगा। आप जान ले कि 40% विकलांगता वाले लोगों के स्वामित्व वाले वाहन भी अब दिव्यांगजन के स्वामित्व श्रेणी के तहत ही पंजीकृत किए जाएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम में अब खबर है नीदरलैंड से। यहाँ पर कैंटा कंपनी की एक कॉम्पैक्ट 4 व्हीलर 2 सीट वाली माइक्रो कार सबका दिल जीत रही है। दोस्तों, नीदरलैंड्स अपनी साइकिल संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और अब ये परिवहन के दूसरे अधिक व्यापक रूपों को सुलभ बनाने की होड़ में लगा हुआ है। देश में विकलांग लोगों के लिए कॉम्पैक्ट 4 पहिया 2 सीट वाला वाहन माइक्रो मोबिलिटी का प्राथमिक रूप बन रहा है। कुछ ही शब्दों में कहा जाए तो एक छोटी हल्की कार है जो लगभग 15 मील प्रति घंटे से चल सकती है। कैंटा थोड़ी सी फिएट जैसी मिनी कार है और इसमें कार की सभी मुख्य विशेषताएं मौजूद है, जैसे कि इंजन, ड्राइव ट्रेन, छत, खिड़कियां और दरवाजे। लेकिन विशेष रूप से ये कॉम्पैक्ट है, ये माइक्रो कार है जो सिर्फ 3 फीट की है, जिससे ये देश की व्यापक बाइक लेन में संचालित होने के लिए पर्याप्त संकीर्ण बन जाती है, जबकि व्हीलचेयर और अन्य गतिशीलता सहायकों को भी समायोजित करने में ये सक्षम है। विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए डिजाइन की गई कैंटा 1995 में वेजनबर्ग मोबिलिटी नामक एक छोटे डच वाहन निर्माता द्वारा बनाई गई थी। ये आमतौर पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति से चलती है और प्रमुख मोटर मार्गों पर इसकी अनुमति नहीं है। वेजनबर्ग मोबिलिटी के मालिक फ्रैंक वर्मिन कहते हैं कि हमने कैंटा का निर्माण शुरू किया है क्योंकि इसकी मांग थी। वो बताते हैं कि उनके कई ग्राहक अपनी विकलांगता के कारण ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ थे। कैंटा एक कार की तरह लग सकती है, लेकिन इसे गतिशीलता उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि लोग लाइसेंस की आवश्यकता के बिना ही कैंटा से अपनी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के जॉब अलर्ट सुनने की। तो तैयार हो जाइए, अपने पास जानकारी नोट कर लीजिए। NFB जॉब अलर्ट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने 45 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें PWDs को 4% क्षैतिज माने के हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 फरवरी 2023। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.cuo.ac.in। अगला जॉब अलर्ट है SSC से। SSC ने पूरे भारत से MTS और हवलदार के 12,523 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार के नियमानुसार PWD के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 17 फरवरी 2023 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें ssc.nic.in पर। और आज का तीसरा NFB जॉब अलर्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने 94 संकायों की भर्ती के लिए माने के 94 फैकल्टीज की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार के नियमानुसार PWDs के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 2 मार्च 2023। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.aiimsrishikesh.edu.in पर।
वेबसाइट एक बार फिर से सुन लीजिए www.aimsrishikesh.edu.in। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इन तीनों जॉब अलर्ट्स की जानकारी NFB के महासचिव श्री गौतम अग्रवाल ने हमारे साथ साझा की है। दोस्तों, अब खबर पणजी के डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। यहाँ पर एक अमानवीय घटना की सूचना मिली है, जिसमें विकलांग व्यक्ति को हवाई अड्डे के 2 कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से अपमानित किया गया, धमकाया गया और इसी व्यक्ति ने ये दावा किया है कि व्हील चेयर की सुविधा का उपयोग करवाने के लिए उससे 4,000 रुपए भी वसूले गए हैं। 62 वर्षीय कैथरीन फ्रांसिस वुल्फ गतिशीलता और चिंता के मुद्दों के साथ एक यात्री गोवा से गेटविक की उड़ान पर यात्रा कर रही थी। उनकी यात्रा के हिस्से के रूप में उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता थी, जिसे बहुत पहले ही प्री बुक किया जा चुका था। डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्होंने बताया कि 29 जनवरी की सुबह लगभग 7:30 बजे हवाई अड्डे के प्रबंधक की मदद से उनके लिए विशेष सहायता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें व्हील चेयर प्रदान की गई थी। कोई एक व्यक्ति उनकी व्हील चेयर को धक्का दे रहा था, तब कोई और व्यक्ति उनका बैग ले जा रहा था। वे अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि हवाई अड्डे में प्रवेश करने के बाद जहां मैं असुरक्षित थी और अकेली थी, हवाई अड्डे के 2 कर्मचारियों की देखभाल में विशेष सहायकों ने मुझे रोका और उन्हें टिप देने के लिए मुझे धमकाया गया। जिन 2 आदमियों को मेरी सहायता करनी थी, उन्होंने मुझे हवाई अड्डे में एक बेतरतीब जगह पर रोक दिया, जहां मैं बेबस होकर दोनों आदमियों से घिरी हुई थी। गुस्से में ये दोनों मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम हमें भुगतान नहीं करते हो तो बस हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे और फिर यहीं रहना। कैथरीन इस समय डर का सामना कर रही थी, इसीलिए उन्होंने व्यक्ति के कहने पर अनुपालन किया और उस व्यक्ति को 500 रुपए की टिप देने की पेशकश की, जब वो व्यक्ति उनका बैग खींच रहा था। इसके अलावा कैथरीन ने आरोप लगाया है कि दोनों ने अधिक धन की मांग की और अधिक आक्रामक हो गए। उनके पास मौजूद सभी रुपयों को जबरन उनसे ऐंठ लिया गया। कैथरीन ने बताया है कि कुल मिलाकर दोनों ने उनसे 4,000 रुपए ऐंठे हैं। बाद में उन्होंने PI डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पुलिस अधीक्षक दक्षिण गोवा, पुलिस महानिदेशक, गोवा के अध्यक्ष विकलांगता अधिकार संघ और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त गोवा डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अड्डा प्रबंधक और अन्य लोगों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद कर रही हूं कि 4,000 रुपए की उगाही करने वाले इन दोनों को जल्द ही कार्रवाई का सामना करना पड़े। दक्षिण पुलिस अधीक्षक अभिषेक धनिया ने इस मामले में कहा है कि हम मामले के तथ्यों तक जांच कर रहे हैं। घटना 29 जनवरी को गोवा में हुई थी। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब सरहद पर वीर शहीद होता है, देश के हर नागरिक की आंखों से आंसू बहता है, लेकिन इस बार आंसू नहीं बहाते हैं, अपने वीरों को शब्दों से श्रद्धांजलि देकर जाते हैं। जी हाँ, अखिल भारतीय साहित्य प्रसार दशांश लेकर आया है शब्द प्रणाम शहीदों के नाम, एक कवि सम्मेलन। यहाँ पर देश के युवा कवि अपने शब्दों के माध्यम से न केवल वीरों को श्रद्धांजलि देंगे, बल्कि देश को अपना हुनर भी दिखाएंगे और पुरस्कार भी जीतेंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन 14 फरवरी के दिन किया जाएगा। एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर राकेश शर्मा। विशिष्ट अतिथि होंगे हास्य कवि शंभू शिखर जी और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे पद्मश्री गीताई जी। इस कार्यक्रम के ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है रेडियो उड़ान और यूट्यूब पार्टनर है रोज का डोज। शब्दों का प्रणाम शहीदों के नाम। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में
दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर पुणे से। यहाँ पर जिला परिषद के सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य विभाग की पहल के कारण 1194 विकलांग व्यक्तियों को घर पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रमाण पत्र ने अब इन जन्मजात विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ये सभी विकलांग लोग हैं, लेकिन केवल विकलांगता प्रमाण पत्र के अभाव के चलते अब तक ये सभी जन सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कोरंगटीवार ने कहा है कि अब ये सभी लोग सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। इस प्रमाण पत्र के अभाव में विकलांग लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए जिला परिषद के सामाजिक न्याय विभाग ने पहल करने का निर्णय लिया और इसके अनुसार हकदार लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र देने के लिए तालुका स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। दोस्तों, खबर है वडोदरा से। स्वीडन के एक दंपति ने सीखने की अक्षमता वाले 1 वर्षीय बच्चे को यहाँ पर गोद लिया है। लड़के को पंचमहल जिले के गोधरा स्थित बाल गृह से गोद लिया गया है। इस बच्चे को महिसागर जिले के एक खेत में उसके जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। उसे गोधरा के बाल गृह लाया गया, जहां वो करीब 1 साल से रह रहा है। लड़के ने बाल गृह में चलना और कुछ शब्द बोलना सीखा है। लड़के को हंस माइकल और लीना मार्गरीटा ने गोद लिया है, जो स्वीडन में स्टॉकहोम में रहते हैं। वे सोमवार को ही अपने बालक को साथ ले जाने के लिए बाल गृह आए थे। लीना ने अधिकारियों को बताया कि उसे भी कई साल पहले तमिलनाडु के एक बाल गृह से गोद लिया गया था। उसने कहा कि इसने उसे एक बच्चा गोद लेने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले भी इस कपल ने एक बच्चे को गोद लिया है। हंस ने अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा में अपना पंजीकरण करवाया है। ये दंपति लड़के की सीखने की अक्षमता के बारे में भली भांति जानते हैं और बच्चे के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को तत्पर है। दोस्तों, अब है खबर अहमदाबाद से। अप्रैल से विकलांग व्यक्ति अपने नाम पर
एक वाहन का मालिक बन सकेंगे और इसे दिव्यांगजन वाहन के रूप में पंजीकृत करा सकेंगे। इससे पहले केवल चलने और हाथ पैर की अक्षमता जैसे विकलांग व्यक्ति ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे और अपने नाम पर वाहन पंजीकृत करा सकते थे। चूँकि इन वाहनों की नंबर प्लेट पर अमान्य गाड़ी यानी IEC का विशेष उल्लेख होता है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने नाम पर वाहन प्राप्त करने की कोई अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें ड्राइवर की सेवा का उपयोग करना होगा और अगर किसी ड्राइवर को किराए पर लिया गया है तो उसे IC लोगों के साथ वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। केंद्र सरकार ने अब इस नीति में परिवर्तन किया है और राज्यों को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। इसे अप्रैल से गुजरात में लागू किया जाएगा। राज्यों को केवल नए और अनुकूलित वाहनों पर जोर देने के बजाय सभी वाहनों को आवश्यक कर लाभ देने का निर्देश दिया गया है। ये उन विकलांग लोगों को सक्षम करेगा जिनके नाम पर वाहन पंजीकृत है लेकिन ड्राइवर को किराए पर लेना पड़ता है। दिव्यांगजन श्रेणी के तहत अब उन्हें कर लाभ भी प्राप्त करना संभव है। शहर के विकलांग अधिकार कार्यकर्ता समीर कक्कड़ ने इस बारे में कहा है कि वर्तमान मानदंडों को बदलने के लिए सलाहकार समिति का वे हिस्सा बने। गुजरात ने कई बदलाव को लागू करने का बीड़ा उठाया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाया जा रहा है। गुजरात में 4 पहिया वाहन रखने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब वे GST और सड़क कर का लाभ उठाने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ हाईवेज पर टोल का भुगतान करने में भी उन्हें छूट दी जा सकेगी। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि बिना किसी संशोधन के स्वचालित गियर वाले वाहनों को विकलांग व्यक्तियों द्वारा ड्राइविंग के लिए उपयुक्त माना गया है। दोस्तों, खबर है दिल्ली से। दिल्ली के पालम में वायुसेना स्टेशन के खेल परिसर में एक साइन बोर्ड ने विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच काफी आक्रोश फैला दिया है। होर्डिंग जो आगंतुकों को कहता है कि पिछले साल से वहां क्रिकेट के मैदान में पालतू जानवर, प्रैम और व्हील चेयर को अनुमति नहीं है। बोर्ड के संज्ञान में आने के बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की सहायता के लिए सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सोमवार को आयुक्त को इसके बारे में एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त और विकलांग दर्शकों की सहायता के लिए सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में ये मुझे आपके ध्यान में लाना होगा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वायुसेना स्टेशन पालम में भेदभाव हो रहा है। ये होर्डिंग कईयों को पीड़ा देता है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं को बाहरी सीमा में चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और गैर विकलांग लोग पैदल ट्रैक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि इस मैदान में सर्विसेज क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी और लिस्ट A मैचों की मेजबानी की जाती है, जो विश्व कप के अभ्यास स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। विकलांग दर्शकों को व्हील चेयर का उपयोग करने से प्रतिबंधित करना 2016 विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। भारत ने हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता है और कई नेत्रहीन दर्शक अपने पेट्स या कुत्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गाइड कुत्ते उन लोगों के लिए आंखों का मार्गदर्शन है जो नेत्रहीन है। उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ प्रैम और छोटे बच्चों वाले माता पिता भी इस ग्राउंड में प्रवेश नहीं कर सकते। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने मीडिया को बताया है कि ये बोर्ड बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पालतू जानवरों को भी अनुमति नहीं है। क्या वे नहीं जानते कि ऐसे कई नेत्रहीन लोग हैं जो खेल परिसरों में जानवरों को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हैं? मैंने विकलांग आयुक्त को ईमेल भेजा है। वे वायुसेना से एक निवृत्त अधिकारी भी है। मुझे ये यकीन है कि वे निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। पालम वायुसेना के अधिकारियों ने पहचान न बताने की शर्त पर मीडिया से बताया है कि क्रिकेट के मैदान पर व्हील चेयर, प्रैम, पालतू जानवर आदि की अनुमति नहीं है, क्योंकि मूल रूप से ये सुनिश्चित करना है कि सतह खराब न हो और लोग जमीन पर टहलना चाहते हैं, उस पर कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन केवल हरी घास या पिच पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और ये लगभग सभी जगहों के लिए सच है। दोस्तों, खबर सीधा पार्लियामेंट से। राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की निर्दिष्ट सीट को इस सत्र में आगे की पंक्ति से अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया है। कारण व्हील चेयर की आवाजाही की अनुमति
पहली पंक्ति तक नहीं है। और अब इस बात के बाद इस पर समाज के विभिन्न स्तरों से नाराजगी जताई जा रही है। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता विकलांग व्यक्तियों के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक करने के लिए रचनात्मक समाधान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक श्री सिंह के कार्यालय ने पार्टी से अपनी सीट बदलवाने के लिए उन्हें कहा था, क्योंकि उनके लिए आगे की पंक्ति में चलना मुश्किल था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें गलियारे के पास पिछली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था की। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में उम्र से संबंधित गतिशीलता के मुद्दे हो सकते हैं। अक्षमता अधिकार कार्यकर्ताओं ने ये सुनिश्चित किया है कि सुलभ और समावेशी डिजाइन अकेले पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी चोट लगा हुआ व्यक्ति या बीमारी के कारण अस्थायी विकलांगता का सामना कर रहा व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों को भी इसे पूरा करना चाहिए। दोस्तों, विकलांग अधिकारों की पैरोकार और एनजीओ समर्थ्यम की संस्थापक अंजलि अग्रवाल, इन्होंने 2011 में संसद भवन के थर्ड पार्टी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि ये तब भी पीडब्ल्यूडी के लिए शौचालयों को नामित करने या रैंप का निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन नए संसद भवन के साथ उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने का समय था कि डॉक्टर सिंह के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अब ये वीवीआईपी हो या वीआईपी हो, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समान रूप से व्यवहार किए जाने के बारे में है। इसके बारे में डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे विकलांग राजनेता, विकलांग लोग हमारी आवाज का प्रतिनिधित्व न करते हुए हमें विफल कर रहे हैं। संसद और विधानसभाओं को सुलभ बनाए जाने के बजाय हमें अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित करने में हम प्रसन्न हो रहे हैं। हमें पीडब्ल्यूडीज के राजनैतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। हमारे पास इस श्रेणी में चिकित्सा, खेल, कला और अन्य सभी क्षेत्रों में असाधारण पेशेवर हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित क्यों नहीं किया जा रहा? दोस्तों, अब सीधे खबर आती है हमारे जाने माने और चहीते सोशल मीडिया से। ये तो सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक से एक बढ़कर वीडियोस वायरल होते ही रहते हैं। कई वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम बेहद भावुक हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारा दिल गदगद हो जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही स्टोरी वायरल हो रही है। इस स्टोरी को देखने के बाद आपके अंदर सम्मान की भावना जाग उठेगी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दिव्यांग महिला, जिनके दोनों ही हाथ नहीं है, अपने पैरों की मदद से एलईडी बल्ब बना रही है। साथ ही पैरों की मदद से तारों को गर्म करके जोड़ रही हैं। दोस्तों, दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी बेहद खुश हो गए। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर ये लिखा है कि देश में छोटे स्तरों के उद्योग में बदलाव आ रहा है। ये मेरी सोच से भी परे है। आपको बता दें कि पहली बार इस वीडियो को श्री कुणाल गुप्ता ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। उनके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के आधार पर डीजी एबल नाम की एक कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग लोगों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवा रही है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों को सशक्त होने का मौका भी प्रदान कर रही है। दोस्तों, खबर दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दल का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों के 8 विकलांग बच्चों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। ये आयोजन 1 से 12 अगस्त के बीच दक्षिण कोरिया में होगा। विशेष आवश्यकता वाले इन 8 बच्चों के साथ एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक, एक विशेष शिक्षक और शिक्षा विभाग के उप निदेशक होंगे। आपको बता दें कि एलजी कार्यालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने 19 जनवरी को दिल्ली सरकार को दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय जमावड़े के लिए राष्ट्रीय दल के लिए शहर के स्कूलों के नाम मांगे थे, जिनके बाद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया द्वारा अनुशंसित और मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इन 8 CWSN का चयन उन 16 विकलांग बच्चों में से किया गया है जिन्होंने राजस्थान के पाली में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित 18वें राष्ट्रीय जम्बूरे में सफलतापूर्वक भाग लिया था।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि फिनलैंड एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है। फिनलैंड ने करके दिखाया है कि सरकारी स्कूल कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। हमें अपने टीचर्स और अपने प्रिंसिपल्स को वहां भेजना है, लेकिन भाजपा सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर बैठी है, इसलिए हमें एलजी के पास टीचर ट्रेनिंग की फाइल भेजनी पड़ती है। प्राइमरी के 30 टीचर्स को दिसंबर में ट्रेनिंग के लिए भेजना था। अगला बैच मार्च में जाना था। दिसंबर बैच की फाइल एलजी को हमने अक्टूबर माह में भेजी थी। एलजी ने इसे रोकने के लिए पूछा कि जहां टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं उस संस्थान के पास अनुभव है या नहीं, साथ ही डीओपीटी की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या नहीं। हम 1000 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं, ये कहकर फाइल वापस भेज दी गई। जब इसका जवाब भेजा तो अब एलजी कहते हैं कि इसका लागत लाभ विश्लेषण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश में भी इतनी ही क्वालिटी ट्रेनिंग हो सकती है, भारत के अंदर ही ये ट्रेनिंग करवा लीजिए। दोस्तों, अब खबर है बिहार से। बिहार सरकार ने बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत सरकार विकलांग व्यक्तियों को 300 रुपए प्रति माह की पेंशन देती है। इसी के साथ उन्हें बस, ट्रेन में भी सफर फ्री करने का लाभ मिलता है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति राज्य के किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को बिहार में विकलांग पेंशन योजना के तहत शिक्षा और रोजगार भी मिलेगा। आइए जानते हैं योजना के लिए जरूरी नियम और शर्तें। आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। विकलांग लोगों को किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए। विकलांगता पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी में पेंशन को आधार से लिंक करने के फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं। बरेली के शहरी क्षेत्र के 2661 दिव्यांग पेंशन के शहरी लाभार्थी रिकॉर्ड में दर्ज पते नहीं मिल पा रहे हैं। पेंशन को आधार से लिंक करने के लिए लाभार्थियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल दिव्यांग जनशक्ति विभाग ने लापता 2661 दिव्यांग लाभार्थियों की पेंशन रोक दी है। बरेली में कुल 24,052 दिव्यांग लोग पेंशन ले रहे हैं। इनमें से 6,390 लाभार्थी शहरी क्षेत्र के हैं। हर महीने 1000 रुपए पेंशन के तौर पर लाभार्थियों के खाते में भेजे जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही पेंशन के लाभार्थियों की केवाईसी का काम चल रहा है। पेंशन को आधार से लिंक किया जा रहा है। बगैर आधार नंबर लिंक कराए पेंशन जारी नहीं हो सकती। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 2661 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को सरकारी मशीनरी खोज ही नहीं पा रही है। जो पता रिकॉर्ड में दर्ज है वहां ये नहीं मिल पा रहे। आसपास के लोग भी इनके बारे में कुछ भी पता नहीं बता पा रहे, जबकि हर साल नगर निकाय और तहसीलों के जरिए इनकी सत्यापन रिपोर्ट आ रही थी। सत्यापन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लापता लाभार्थियों में कुछ तो 20-20 साल से पेंशन ले रहे हैं। लाभार्थियों का पता लगाने में नाकाम होने पर दिव्यांग जनशक्ति विभाग ने फिलहाल इनकी पेंशन पर रोक लगा दी है। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी योगेश पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्र के 2061 लाभार्थियों ने अभी तक केवाईसी ही नहीं कराई है। इनके बारे में अभी भी जानकारी मिल नहीं सकी है। फिलहाल इनकी पेंशन रोक दी गई है। लाभार्थी किसी भी जन सुविधा केंद्र या विकास भवन स्थित हमारे ऑफिस आकर केवाईसी करा सकते हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कैसे बजट 2023 कर रहा है विकलांग व्यक्तियों की उपेक्षा।
विकलांग रजिस्टर वाहनों की मदद के लिए सरकार ने नियमों को बनाया आसान। दोस्तों, रूबरू होंगे एक छोटे डच वाहन के साथ। सुनेंगे एनएफबी के 3 जॉब अलर्ट्स। डाबोलिम हवाई अड्डे के कर्मचारी व्हील चेयर की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए यात्रियों से वसूल रहे हैं 4000 रुपए। पुणे में 1200 विकलांगों को घर पर मिले प्रमाण पत्र। एक स्वीडिश कपल ने लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लड़के को लिया गोद। जल्द ही दिव्यांगजन अपने नाम पर ही रख सकेंगे वाहन। दिल्ली के पालम में क्रिकेट ग्राउंड पर साइन बोर्ड, कोई पालतू जानवर नहीं, क्रिकेट ग्राउंड पर व्हील चेयर की भी अनुमति नहीं। साइन बोर्ड पर जताई जा रही है तीव्र नाराजगी। विकलांगता कार्यकर्ता है नाराज। व्हील चेयर के लिए मनमोहन जी की राज्यसभा की अंतिम पंक्ति में शिफ्ट होने पर। दिव्यांग लड़की के पैरों से एलईडी बल्ब बनता देख आनंद महिंद्रा ने कहा, मेरा देश बदल रहा है। वीडियो हुआ वायरल। दक्षिण कोरिया में 8 विकलांग बच्चे दिखाएंगे अपना दमखम। दिल्ली एलजी ने दी है मंजूरी। बिहार सरकार ने बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जानेंगे कैसे उठाएं योजना का लाभ। यूपी के एक जिले में 2661 शहरी दिव्यांग है लापता। पैसे देने के लिए हो रही है तलाश।